आज से हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है, उसकी तमाम एमसीक्यूज़ हर चैप्टर की चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर से डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो बोर्ड के पेपर में आ सकती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? पहली एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। A scalar is a physical quantity which is completely specified by a number, direction only, a number with proper unit. Scalar एक्चुअल में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और मैग्नीट्यूड असल में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर हमारे पास उसकी डायरेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो वो हमारे पास क्वांटिटी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। अब ये जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में है क्या? वो हमारे पास है नंबर प्लस यूनिट। तो याद रखिएगा, जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास नंबर भी होता है और साथ में यूनिट भी होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी अगर मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड से, लेट्स से ये एक गाड़ी है, ये हम कहते हैं कि 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25 जो है वो हमारे पास क्या है, वो नंबर है, और मीटर पर सेकंड क्या है, वो इसका यूनिट है। तो 25 मीटर पर सेकंड एक्चुअल में क्या है, वो स्पीड है, और स्पीड हमें पता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम यही बात कह दें कि ये जो गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन ये ईस्ट की तरफ जा रही है, तो हमने मैग्नीट्यूड जो है उसके साथ क्या लगा दिए, डायरेक्शन लगा दी है। तो अब यही 25 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट ये वेलोसिटी बन जाएगी। तो याद रखिएगा, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए नंबर प्लस यूनिट की ज़रूरत होती है, जिसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, नंबर प्लस यूनिट। हर फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाता है उसकी कोई ना कोई नंबर होगा और साथ में उसका कोई यूनिट होगा, तो वो नंबर प्लस यूनिट मैग्नीट्यूड है जो कि स्केलर को डिफाइन करती है। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें तो उसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए। तो याद रखिएगा, जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड क्या कहलाती है, वो स्पीड कहलाती है, जैसे कि यहाँ से एमसीक्यूज निकल भी रही है। सेकंड, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगी। नेम ऑफ द क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी जो है वो इनमें से वेक्टर होगी? वर्क। वर्क हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है एफ डॉट डी। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इम्पल्स क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम, ये सडन इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है, और इसमें फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और साथ में स्केलर मल्टीप्लाई हो रही है। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट मैग्नीट्यूड है। तो ऑप्शन क्या होगी, एग्जैक्ट सी ऑप्शन है। इम्पल्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए का ए के साथ ही लेना है। ए वेक्टर है, इसका इसके साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट आपने लेना है। तो आप देख सकते हैं एंगल कितना होगा, 0। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इसका फॉर्मूला देखें, ए क्रॉस बी बराबर होगा, यहाँ पे ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान एंगल साइन, और एंगल की वैल्यू 0 और साथ में एन है। आप देख सकते हैं साइन 0 कितना होता है, 0। आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर 0 नहीं आता, बल्कि कोई एक इमेजिनरी वेक्टर आता है जिसे हम नल वेक्टर कहते हैं। तो ए क्रॉस ए जो है वो बेसिकली हमारे पास नल वेक्टर आएगा। तो ऑप्शन जो है वो ए, 0। 0 जो है नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी, वेक्टर नहीं होगा, तो ए ऑप्शन ठीक नहीं है। ए स्क्वेयर भी नहीं है, वो डॉट प्रोडक्ट में होता है। 2 ए भी ऑप्शन ठीक नहीं है, और नल वेक्टर जो है वो एग्जैक्ट ऑप्शन है, ठीक ऑप्शन है। फोर्थ एमसीक्यूज है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन इट। टॉर्क क्या मालूम करता है, हमें पता है टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, या हम फिफ्थ चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि और टॉर्क जो है वो टाउ बराबर होता है आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी मदद से एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाए तो एंगुलर वेलोसिटी आ सकती है, इनर्शिया भी मालूम हो सकता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगी, all of these. A unit vector is obtained by dividing vector with its unit vector जो है उसकी डेफिनेशन हम ये करते हैं कि जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर किसके होता है, ओरिजिनल वेक्टर
डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओरिजिनल वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास यूनिट वेक्टर आता है। तो ऑप्शन एग्जैक्ट क्या हो गया, यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। 6 MCQs है व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन। जब भी कभी किसी वेक्टर को किसी लेट से ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है 2 मीटर और ये हम कहते हैं ईस्ट की तरफ है। अगर आप इसको किसी नेगेटिव नंबर -2 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उतने टाइम बढ़ जाती है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गई, 4 मीटर। लेकिन साथ में नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो चेंज हो गई। अगर ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगी। अब नया वेक्टर हमारे पास एन ए जो है वो -4 मीटर होगा और इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज हो जाती है। व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन चेंज बाय 180 डिग्री। सी। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7। ये बड़ी ट्रिकी एमसीक्यूज है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है आपने। ये आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.13 से रिलेटेड है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। वो कहता है दो फोर्सेज है उनका जो रिजल्टेंट मिलता है वो 5 न्यूटन है। ईच हैज आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन। जबकि वो जो दो फोर्सेज हैं उनमें से हर एक की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो बताओ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज इज डैश। उसने कहा कि दो फोर्सेस हैं। लेट्स से हम कह देते हैं कि हमारे पास जो फोर्स नंबर 1 है वो 5 न्यूटन है। वो कहता है एक दूसरी फोर्स भी है वो भी 5 न्यूटन है जबकि उसका रिजल्टेंट कितना मिल रहा है वो भी 5 न्यूटन है। तो ये जो हमारे पास इस फोर्स को इसको हम कह देते हैं वेक्टर ए फोर्स। एक और फोर्स है, अगर हम दो वेक्टर्स को अगर उनका रिजल्टेंट भी हमें सेम मैग्नीट्यूड का मिल रहा है, ये हमारे पास बी फोर्स है। इसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी है 5 न्यूटन। और रिजल्टेंट जो है वो भी कितना मिल रहा है, वो भी 5 न्यूटन मिल रहा है। ये ए वेक्टर को ए को बी के साथ हेड टू टेल रूल से मिलाया और ज्वाइन किया। रिजल्टेंट कैसे मिला, पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दिया, ये रिजल्टेंट मिल रहा है। और ये भी 5 न्यूटन है जो बराबर है ए प्लस बी के। तो वो कह रहा है कि ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा। ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी जिसमें तीनों ही वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, इनका आपस में एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है। लेकिन ए और बी के दरमियान एंगल, दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल हम लेते हैं वो आमतौर पे उनकी टेल्स के दरमियान लेते हैं। जैसे कि ये वेक्टर ए है, ये इसका इसके हेड और टेल के दरमियान एंगल 60 है, लेकिन टेल के दरमियान ए और बी, इसी वेक्टर को अगर इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज किए बगैर आगे शिफ्ट कर लूँ तो कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये 60 टोटल एंगल ये कितना होता है 180, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। ए और बी के दरमियान एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अगर इस तरह से अगर आप वेक्टर्स को अरेंज करते हैं तो उस वक्त तीनों वेक्टर जो है उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो ये जो ट्राइंगल में अरेंज होंगे हेड टू टेल रूल से ये ज्वाइन होंगे, ट्राइंगल हमें जो मिलेगी इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट होगी, वो 120 होगी। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस इट्स एक्स कंपोनेंट। 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है वाई एक्सिस पे। 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस पे 100 न्यूटन फोर्स लग रही है वाई एक्सिस की तरफ, 100 न्यूटन फोर्स। ठीक है। ये इसका ये फोर्स वाई की तरफ है। इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि ये है ही नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास एग्जैक्ट क्या होगी, डी ऑप्शन जो है वो आएगी। ठीक है। क्योंकि ये टोटली अगर एक फोर्स 100 न्यूटन की टोटली एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही होती तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होता है 0। तो ये भी याद रखना है। इन सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट एंगल, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल हैं तो एंगल कितना होगा, वो 0 होगा। पैरेलल के केस में 0 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली इफ द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री। अगर ये दो फोर्सेस हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 3 4 है उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, देन देयर रिजल्टेंट विल बी डैश। उनका रिजल्टेंट आपने बताना है। वो कहता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है। हम कहते हैं, वो कहता है कि पहला वेक्टर जो है वो लेट्स से उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो ये
15 न्यूटन है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 4 न्यूटन। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है। तो इनका रिजल्टेंट आपने ये बताना है कि ये आपके पास ए की तरह होगा या एफ की तरह होगा। तो कैसे बताएंगे? ए वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5। आंसर क्या होगा, 5 आंसर होगा। MCQs है, if a force of 20 Newton make an angle of 30 degree with y axis then its x component will be dash। वो कहते हैं 20 न्यूटन की फोर्स है, वो y एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, x एक्सिस के साथ नहीं। इट्स x कंपोनेंट विल बी डैश। इससे पहले हमने देखा था कि अगर कोई फोर्स x एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रही हो तो इस फोर्स को अगर रिजॉल्व करें तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो x कंपोनेंट होता है वो बेस वाला कंपोनेंट होता है, वो बराबर होता है f cos ऑफ थीटा। ये प्रूफ किया हुआ है। इसी तरह जो एफ वाई है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और इसमें साइन रेशो आती है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसलिए एफ वाई जो है वो बराबर होता है एफ साइन ऑफ थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू पता हो, फोर्स की वैल्यू पता होता है, आप एक्स कंपोनेंट को मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर हम ये बात कहते हैं कि अगर फोर्स 20 न्यूटन की है, वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो 30 डिग्री। एक 20 न्यूटन की फोर्स है वो वाई एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस वक्त आपने एक्स कॉम्पोनेंट बताना है। एक्स कॉम्पोनेंट कैसे बताएंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करें दो कॉम्पोनेंट में, एक कॉम्पोनेंट आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग मिलेगा और एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिलेगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट मिला है वो थीटा और 90 वाली साइड, थीटा और 90 वाली साइड बेस होती है और बेस में रेशो होती है कॉज। इस वक्त एफ वाई जो है वो एफ कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है, एफ साइन ऑफ थीटा के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर था, ये बेस वाला कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये एफ वाई जो है वो बराबर है एफ कॉज ऑफ थीटा अगर फोर्स जो है वो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही हो, और एफ एक्स बराबर किसके, अकेली 90 वाली साइड परपेंडिकुलर वाली साइड है, इसलिए एफ एक्स बराबर है एफ साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे आपने अगर एफ एक्स बताना हो तो यहाँ पे वो बराबर होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो इसमें एफ जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन और साइन ऑफ थीटा, थीटा कितने 30, साइन ऑफ 30 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आएगा 10। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगी आपके पास, 10 आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह आपको वो वाई कंपोनेंट पूछता तो एफ कॉज ऑफ थीटा बताते। लेकिन अगर वो एमसीक्यू जो है वो नेक्स्ट इस तरह से पूछ लेता है कि फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो इस वक्त इसका एक्स कंपोनेंट बताएं, तो उस वक्त आप ये फॉर्मूला लगाते हैं एफ इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम कैन बी जीरो। अनइक्वल 3 फोर्सेस हैं, उनका वेक्टर सम जो है वो क्या है, वो जीरो है। वो कह रहा है सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्स, कितनी मिनिमम फोर्सेस हो जिनका वेक्टर सम क्या हो, जीरो। तो याद रखिएगा हमारे पास अनइक्वल है, इक्वल होती तो दो ही चल जाती, दो वेक्टर्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो ऐड हो, वेक्टर ए को इसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर दें तो आपके पास जीरो नल वेक्टर आएगा। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल है तो दो के केस में तो हमारे पास नल वेक्टर नहीं आ सकता, उसके लिए ज़रूरी है कि 3 वेक्टर हों, ए वेक्टर, एक हमारे पास बी वेक्टर और एक हमारे पास सी वेक्टर। इनको अगर आप ट्रायंगुलर फॉर्म में ज्वाइन करें तो आपके पास नल वेक्टर जो है वो आएगा और ऑप्शन आपके पास क्या होगी, ए ऑप्शन होगी। टू वेक्टर्स फोर्स, टू इक्वल फोर्सेस एफ एंड एफ मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। दो फोर्सेस हैं इक्वल और वो एंगल कितनी बना रही हैं, वो 180 डिग्री, ठीक हो गया। यानी कि एक हमारे पास इस तरह से है, दूसरा उसके ऑपोजिट है, 180 डिग्री एंगल है। तो लेट्स से ये हमारे पास F1 फोर्स है और ये हमारे पास F2 फोर्स है और इनके दरमियान एंगल कितने, 180 डिग्री। इनका रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करेंगे तो कितना मिलेगा, उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो जीरो होगी। तो ऑप्शन आपके पास क्या होगी, जीरो। Two forces of 7 and 10 Newton are applied simultaneously to a body। दो फोर्सेस हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। वो कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर रिजल्टेंट, मैक्सिमम कितना आंसर आएगा। याद रखिएगा मैक्सिमम आंसर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लगें। एक जो है वो 10 न्यूटन है
और एक जो है वो 7 न्यूटन है। आप ऐड करें सेम डायरेक्शन में तो आंसर क्या आएगा 17। तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम आंसर जो है वो 17 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 30 तो हो ही नहीं सकता, कम हो सकता है इससे अगर एंगल चेंज कर दिया जाए। तो द नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। स्केलर प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट बराबर होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। जब एंगल जो है वो थीटा का 90 डिग्री हो तो उस वक्त आंसर क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। पैरेलल एंटी पैरेलल के केस में जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। तो दे आर पैरेलल नहीं, मैक्सिमम आंसर होगा कॉज ऑफ जीरो 1 होता तो ये भी। दे आर एंटी पैरेलल नहीं, नेगेटिव वेक्टर। दे आर इक्वल वेक्टर्स नहीं, और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो आएगा। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम बराबर होती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटी का। पावर, पावर P इज इक्वल टू एफ, इसको हम कहते हैं W बाई टी। वर्क पर यूनिट टाइम एफ डॉट वी भी कह देते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स एफ मल्टीप्लाई बाई टी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। 17 एमसीक्यूज है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। वेक्टर प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर ए की मैग्नीट्यूड जीरो तब भी जीरो होगा, बी की मैग्नीट्यूड जीरो तब भी जीरो होगा, या दोनों वेक्टर ए और बी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तब भी जीरो होगा। परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं, मैक्सिमम आंसर आएगा। पैरेलल टू ईच अदर बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंटी पैरेलल ये भी ठीक ऑप्शन है। बोथ बी एंड सी, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। बी को टिक करेंगे तब भी गलत होगा, सी को टिक करेंगे तब भी गलत होगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन, एग्जैक्ट ऑप्शन ये है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी एट एंगल थीटा, जो एंगल है उनके दरमियान वो थीटा विद ईच अदर इज इक्वल टू। वेक्टर प्रोडक्ट आपने बताना है ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा एन हेड, तो बी ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट के केस में कब मैक्सिमम होगी, इफ द एंगल बिटवीन देम, ए और बी के दरमियान एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो तब आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आंसर क्या होगा 0 180 90, तो 90 ऑप्शन होगा। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों आपस में राइट हैंड रूल हेड टू टेल रूल से ज्वाइन हैं। अगर इनको हम क्या करें, यहाँ पे इनकी ये दोनों वेक्टर जो हैं इनकी हमारे पास एडजेसेंट साइड हैं किसी पैरेललोग्राम की। इस पे हम बी को ड्रॉ कर देते हैं और इस पे हम किसको ड्रॉ कर देते हैं, ए को ड्रॉ कर देते हैं। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी। तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट साइड ए एंड बी इज गिवन बाय। तो वो उस, अब ये जो हमारे पास इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो एरिया होता है पैरेललोग्राम देती है, और वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, ए बी साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगी। ठीक हो गया। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगी। मोशन ऑफ द पैराट्रूपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। पैराट्रूपर जो है उसकी मोशन की किसकी एग्जाम्पल है, हमें पता है कि लेट से ये पैराट्रूपर है। अगर ये एरोप्लेन या किसी जगह से जो इस एक आदमी है उसने पैराशूट पहना है और वो ऊपर से जहाज़ से छलांग लगाता है, तो जब वो नीचे की तरफ मूव करता है ये शख्स, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसलिए इस पे लगने वाली फोर्सेस जो हैं उसका सम क्या होगा, ज़ीरो। तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। लेकिन ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी मूव कर रहा हो लेकिन उस पे लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो हो, उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स,
फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है? जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, इसी तरह एंगुलर मोशन में टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। ये इसका रोटेशनल एनालॉग है, ये बात आपने याद रखनी है। 23 body will be in equilibrium if dash is zero, acceleration is zero, momentum is zero, impulse is zero or velocity is zero। तो याद रखिएगा एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगी? एक्सेलरेशन इज जीरो, तभी बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का सम क्या होगा? जीरो होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के क्या होगा? आई, और आई डॉट आई क्या होता? वन। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगी? वन। इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सेस, एक आपके पास फोर्स है, वो उसकी वैल्यू वो कहता है 20 न्यूटन है, वो एक्स एक्सेस के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। उसका आपने वर्टिकल कंपोनेंट बताना है, एक एक्स कंपोनेंट आ गया और एक वाई कंपोनेंट आ गया। तो y कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? y कंपोनेंट बराबर होगा f इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। f यहाँ पे कितने हैं? 60 न्यूटन, और साइन ऑफ 60 आप आंसर निकालेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एक बॉडी है, वो कहता है इफ, बताओ कौन सी चीज जो है वो इसकी, इफ डेल्टा एल इज इक्वल टू जीरो, रोटेशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि रोटेशनल जो है वो मोशन नहीं हो रही। इफ डेल्टा सिग्मा एल इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि बॉडी में कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, तो इसका मतलब उसमें जो टॉर्क लग रहा है वो उसका सम क्या है? जीरो। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। को प्लेनर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब सेम प्लेन पे लगने वाली ऐसी फोर्सेस जो सेम प्लेन पे लगती है, उसे को प्लेनर फोर्सेस कहते हैं। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या हो? राइट एंगल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, आर एक्टिंग इन अ सेम प्लेन। डी ऑप्शन करेक्ट होगी। डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क कैन बी फाइंड आउट by using head to tail rule, by using parallelogram rule, left hand rule, right hand rule। तो जो टॉर्क है उस क्रॉस प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू पिवट पॉइंट देन टॉर्क प्रोड्यूस विल बी, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो पिवट में से पास हो रही है, तो उस वक्त टॉर्क कितना होगा? जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डायमेंशन ऑफ द टॉर्क इज डैश, टॉर्क जो है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड आर एफ के इक्वल। आर जो है वो बेसिकली मोमेंट आर्म है जिसका यूनिट मीटर है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन मीटर इसके यूनिट, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय मीटर। अब इसकी डायमेंशन आप देख लें, ये क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वेयर। तो मैस जो है उसका यूनिट किलोग्राम है, उसकी डायमेंशन कैपिटल एम। ये लेंथ उसका यूनिट मीटर है, उसकी डायमेंशन क्या होगी? एल, और यहाँ पे मीटर स्क्वेयर होगा तो एल स्क्वेयर, और साथ में टाइम उसकी डायमेंशन कैपिटल टी, और उसकी साथ में पावर आ जाएगी एम एल स्क्वेयर पर टी। तो यही एग्जैक्ट जो है वो ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी।